नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था नर्मदा नदी के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की नदी के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। आपने देखा मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी थी यहाँ से अनूपपुर से निकलती थी, अमरपुर के अमरकंटक से निकलकर जब बहती थी तो वह पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर या पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी के बाद आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी के बारे में। बात करें अगर हम चंबल नदी की, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है और चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है। चंबल नदी निकलती है आपके इंदौर से, यहाँ है आपका इंदौर, यहीं पे है आपकी महू। तो आपने जब मालवा का पठार पढ़ा था तो मालवा के पठार में बताया था कि मालवा के पठार में है आपकी एक जानापाव पहाड़ी और उस जानापाव पहाड़ी से ही चंबल का या चंबल नदी का उद्गम है। तो इंदौर है, यहाँ पर इंदौर में ही है आपका महू और महू में ही है आपकी जानापाव पहाड़ी। तो जानापाव पहाड़ी पर एक पॉइंट जिसका नाम है वांचू पॉइंट। तो इंदौर के महू में जानापाव पहाड़ी की वांचू पॉइंट से निकलती है आपकी चंबल नदी और इंदौर के पश्चात ये धार, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच इन जिलों में प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश में इन जिलों में प्रवाहित होने के पश्चात ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। और मध्य प्रदेश में यहाँ पर है आपके श्योपुर, मुरैना और भिंड, इन तीन जिलों में बहने के पश्चात यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में आपके इटावा में, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपका इटावा के समीप या इटावा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इस तरीके से इंदौर से निकलती है, इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलती है आपकी चंबल नदी और इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे इसके कुछ अन्य नाम चरमावती, धर्मावती, पूर्णा, इसके कुछ अन्य नाम मिलते हैं। महाभारत में सामान्यतः इसे पूर्णा नाम से जाना गया है। अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी की टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस कुल लंबाई में या टोटल लंबाई में से 320 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है या 320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। साथ ही साथ यहाँ पर है आपका राजस्थान और इधर की ओर है आपका मध्य प्रदेश। तो चंबल नदी आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। इसके पश्चात इस पर कुछ योजनाएं भी या कुछ बांध बंधे हुए हैं। जब हमारा मध्य प्रदेश वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो इसके पश्चात हम नदी जोड़ो परियोजना या मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, नदियों पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उन बांध या नदी जोड़ो परियोजना के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो सामान्यतः इस पर हमें तीन बांध दिखते हैं कि आपका गांधी सागर बांध जो कि आपका मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के अंतर्गत, दूसरा है राणा प्रताप सागर जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में, तीसरा है आपका जवाहर सागर जो कि कोटा के अंतर्गत है, जिसको हम कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों बांध में से दो बांध आपके राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है आपके राजस्थान के अंतर्गत और गांधी सागर बांध है आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत। साथ ही साथ इस पे एक जलप्रपात भी बनता है जो कि चूलिया जलप्रपात नाम से है, जो कि आपका भैंसरोडगढ़ में बनता है राजस्थान में, जो आपका आता है भैंसरोडगढ़। तो राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में बनता है आपका चूलिया जलप्रपात। तो बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी पर तीन आपकी परियोजनाएं हो गई, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी बीहड़ के लिए भी फेमस है। जब आपने चंबल का उपाध्याय प्रदेश वाला पठार पढ़ा था उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि बीहड़ होते क्या है। तो जिन्हों को नहीं पता है तो आप देख लीजिए, ये है आपकी चंबल नदी और इस चंबल नदी में आप देख रहे हैं बहुत सी सहायक नदियां मिल रही है। तो चंबल और उनकी सहायक नदियों का बहाव इतना तीव्र होता है कि इस क्षेत्र में पाई जाती है एलुवियम की चट्टानें और इन एलुवियम की चट्टान जो होती है, एलुवियम की चट्टानें कठोर नहीं होती है, अर्थात अत्यंत कठोर न होने के कारण ये चंबल नदी और इसकी सहायक नदी इसके तीव्र बहाव के कारण उस एलुवियम की चट्टानों को काट देती है और उन चट्टानों को कट जाने के बाद वहां पे गहरे खड्डे या गड्ढों का निर्माण हो जाता है। इन गहरे गड्ढों को ही हम बीहड़ के नाम से जानते हैं, अर्थात इन गहरे गड्ढों को ही बीहड़ या रेविंस के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इसे ही हम अवनालिका अपर्दन के नाम से भी जानते हैं। जब आप मेंस या एमपीपीएससी के मेंस में जब आप एमपी वाला क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो वहां पर आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बीहड़ किसे कहते हैं या अवनालिका अपर्दन किसे कहते हैं।
तो सामान्यतः जब ये श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में प्रवाहित होती है तो यहाँ पर बीहड़ का निर्माण या उनाली का अपरदन का निर्माण होता है। इन तीनों जिलों में सामान्यतः बीहड़ का निर्माण होता है, किंतु अगर क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों जिलों में सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण किस क्षेत्र में होता है तो वह आपका मुरैना जिला। इस तरीके से चंबल नदी द्वारा बीहड़ क्षेत्र का निर्माण आपके मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले में किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम चंबल नदी के बारे में देखें तो चंबल नदी के अगर हम इसके फैक्ट लिखें तो चंबल नदी का उद्गम है आपका इंदौर में जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से आपकी निकलती है चंबल नदी, जो कि आता है महू के अंतर्गत। वहीं अगर हम इसके समागम की बात करें तो इटावा में यमुना नदी में इसका समागम होता है। यमुना नदी जो कि यूपी के अंतर्गत इसका समागम या इसका अंत या यमुना नदी में ये मिल जाती है। इस पर आप देख रहे हैं 3 परियोजना है। एक है आपकी गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना जो कि आप देख रहे हैं मंदसौर, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर, उसके अंतर्गत आती है। दूसरी है आपकी राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर आती है आपकी चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान के अंतर्गत है, चित्तौड़गढ़। तीसरी है आपकी जवाहर सागर, इसे हम कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं। तो जवाहर सागर के अंतर्गत ये आपका कोटा जिले के अंतर्गत आती है आपकी जवाहर सागर परियोजना। वहीं इसके अन्य नामों में है आपका चरमावती, धर्मावती और जो कि आपका जानते हैं एक और नाम इसका मिलता है पूर्णा। इसके पश्चात इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है, जिसमें से 320 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। एक जलप्रपात हमने देखा चूलिया जलप्रपात इस पर बनता है, जो कि बनता है आपका भैंसरोडगढ़ में। तो चूलिया जलप्रपात बनता है भैंसरोडगढ़ और भैंसरोडगढ़ आता है आपका राजस्थान के अंतर्गत। इस तरीके से आपकी मध्य प्रदेश की दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वह चंबल नदी। चंबल नदी निकलती है आपके इंदौर से और इसका जो समापन है वह होता है इटावा के समीप यमुना नदी में। अब हम देखते हैं चंबल की अन्य सहायक नदियों के बारे में। चंबल की सहायक नदी के अंतर्गत पहली चंबल की सहायक नदी है आपकी क्षिप्रा नदी। आप देख रहे हैं क्षिप्रा नदी यहाँ से निकलती है उज्जैनी गांव से। उज्जैन अलग है और आपका उज्जैनी गांव अलग है। तो क्षिप्रा नदी निकलती है आपके उज्जैनी गांव से, जो कि आपके इंदौर के समीप। यहीं पे आपकी काकरावड़ी पहाड़ी, तो इस काकरावड़ी पहाड़ी से निकलती है आपकी चंबल नदी और यह देवास, उज्जैन और रतलाम जिलों में बहती है और रतलाम इन जिलों में बहने के पश्चात मंदसौर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इस तरीके से क्षिप्रा नदी निकलती है आपकी काकरावड़ी पहाड़ी उज्जैनी गांव से और इन जिलों में प्रवाहित होने के पश्चात इन जिलों के पश्चात ये मिलती है आपके मंदसौर जिले में जाकर चंबल नदी में। अगर बात करें हम क्षिप्रा नदी की तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर है आपका मालवा का पठार। तो इस मालवा के पठार में ही ये बहती है अधिकांशतः, जिसके कारण इसे मालवा का पठार कहा जाता है, क्योंकि यहीं से निकलती है और इसी क्षेत्र में बहती है। साथ ही क्षिप्रा नदी के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे इसका पूर्ण सलीला, मोक्षदायिनी, पापहरिणी, इसके क्षिप्रा नदी के अन्य नाम मिलते हैं। अगर बात करें क्षिप्रा नदी की सहायक नदी की तो क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है खान नदी, जो कि आपके इंदौर में प्रवाहित होती है। तो क्षिप्रा नदी की मुख्य सहायक नदी है खान नदी और क्षिप्रा नदी निकलती है आपके उज्जैनी काकराबर्डी से। तो अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो उज्जैनी काकराबर्डी से निकलती है, जो कि है आपका इंदौर के समीप। काकराबर्डी या इसे काकरी बर्डी नाम भी जानते हैं। समागम होता है इसका चंबल नदी में और चंबल नदी में यह समागम होता है इसका मंदसौर के समीप या मंदसौर जिले में इसका समापन होता है। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो अन्य नामों में इसका आता है इसका पापहरिणी, मोक्षदायिनी एवं पूर्ण सलीला जैसे इसके कुछ नाम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मालवा की गंगा भी चंबल नदी को क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। चंबल की सहायक नदी के अंतर्गत अगली नदी है आपकी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी निकलती है आपकी देवास जिले से। यहाँ है आपका देवास जिला। देवास जिले के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है बागली गांव। तो देवास जिले के बागली से निकलती है आपकी काली सिंध नदी और देवास जिले के पश्चात यह आपके शाजापुर और राजगढ़, राजगढ़ में ही आपका है नरसिंहगढ़। तो शाजापुर और राजगढ़ में प्रवाहित होती है और राजगढ़ में प्रवाहित होने के पश्चात राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात चंबल नदी में कोटा जिले में मिल जाती है। चंबल की अगली सहायक नदी है आपकी पार्वती नदी। पार्वती नदी निकलती है सीहोर जिले से और यह मध्य प्रदेश के पश्चात राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में यह भी कोटा जिले में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है।
इस तरीके से अगर हम पार्वती नदी की बात करें तो इसका उद्गम है सीहोर जिले से। सीहोर जिले से निकलने के पश्चात यह आपके कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो अगर इसके समागम की बात करें या समापन की बात करें कहाँ पर ये मिलती है, तो ये चंबल नदी में मिल जाती है आपके कोटा जिले में। चंबल के अन्य सहायक नदियों में दूसरी नदी है आपकी सिंध नदी। सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी आप देख रहे हैं यहाँ से विदिशा से निकलती है, इस तरीके से विदिशा से निकलती है। तो ये विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है और विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलने के पश्चात ये बहती है आपके गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड, इन जिलों में बहती है। इन जिलों के जल को प्रवाहित करती है अपने साथ और इन जिलों में बहने के पश्चात ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात ये आपकी चंबल नदी से मिलती है और चंबल नदी के साथ ये आपके उत्तर प्रदेश में इटावा में ही यमुना नदी में मिल जाती है। इस तरीके से सिंध नदी भी आपकी चंबल की सहायक नदी है। अगर बात करें हम सिंध नदी के उद्गम की, तो सिंध नदी का उद्गम है आपके विदिशा में। विदिशा में निकलती है आपकी ये सिरोंज तहसील से। वहीं अगर हम इसके समागम की बात करें या समागम की बात करें तो चंबल में कहां पर मिलती है, इटावा के समीप। इस तरीके से सिंध नदी भी आपकी चंबल की एक सहायक नदी है। उसके पश्चात है आपकी कूनो एवं क्वारी नदी। कूनो एवं नदी की बात करें तो कूनो नदी आपकी निकलती है शिवपुरी के पठार से और शिवपुरी के पठार से निकलने के पश्चात ये है यहाँ से निकलती है और मुरैना में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक ऐसे ही आपकी क्वारी नदी भी शिवपुरी पठार से निकलती है और शिवपुरी पठार से निकलने के पश्चात भिंड जिले में आपके चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा चंबल की सहायक नदियों में। मुख्य सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो छिपरा, कालीसिंध, पार्वती, विदिशा से निकलने वाली आपकी सिंध नदी, कुनौर, क्वारी नदी। इसके अलावा भी चंबल की बहुत सी सहायक नदियां हैं, लेकिन मुख्य सहायक नदियां यही है, क्योंकि इसके अलावा जैसे आपकी इन नदियों की भी सहायक नदियां ही है और चंबल की बहुत सी सहायक नदियां, लेकिन मुख्य नदियां यही आपकी चंबल की सहायक नदी है। तो हमने देखा चिपरा नदी जो कि उज्जैनी काकरावटी से निकलती है, कालीसिंध देवास के बागली से निकलती है, पार्वती सीहोर से निकलती है, सिंध आपकी विदिशा की सिरोंज से और कूनो एवं क्वारी निकलती है आपके शिवपुरी के पठार से। मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत दूसरी आपकी नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो बेतवा नदी निकलती है आपके रायसेन के कुमरा गांव से। जो आपका रायसेन जिला है, इस रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलते हैं। यहाँ पर यह आपकी गोहरगंज तहसील, तो रायसेन के गोहरगंज तहसील में ही आपका कुमरा गांव, इस कुमरा गांव से आपकी बेतवा नदी निकलती है और बेतवा नदी यहाँ से निकलने के पश्चात ये आपकी भोपाल में बहती है और भोपाल के पश्चात विदिशा, विदिशा के पश्चात ये जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में झांसी में प्रवाहित होती है और झांसी में प्रवाहित होने के बाद पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में यहाँ है आपका निवाड़ी जिला, तो निवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। निवाड़ी जिले में बहने के पश्चात पुनः उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश में बहने के पश्चात यमुना नदी में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इस तरीके से रायसेन से निकलती है आपकी बेतवा नदी, रायसेन के कुमरा गांव से, और यहाँ से निकलने के पश्चात भोपाल, विदिशा, उसके पश्चात आपकी निवाड़ी मध्य प्रदेश के इन जिलों में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में मिल जाती है। अगर बात करें हम बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे बेत्रवती या बेत्रावती या शिवकुपुत्री, इन अन्य नामों से भी इस बेतवा नदी को जाना जाता है। साथ ही साथ जो आपकी बेतवा नदी है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का आधार, अर्थात प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। साथ ही साथ आपने देखा था यहाँ पर था आपका बुंदेलखंड का पठार, तो इस बुंदेलखंड के पठार में इस नदी के प्रवाहित होने के कारण इसका जल यहाँ पर उपयोगी होता है, यहाँ पर अत्यंत इसके जल का उपयोग होता है, जिसके कारण इस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो आपकी बेतवा नदी है, बेतवा नदी सर्वाधिक विदिशा जिले में प्रवाहित होती है, या विदिशा जिले में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है, क्योंकि आपने देखा था विदिशा से सिंध नदी निकलती है। इसलिए अगर क्वेश्चन बनता है कि विदिशा में सर्वाधिक कौन सी नदी प्रवाहित होती है, अगर सिंध और बेतवा आता है तो सामान्यतः हम सिंध को लगाते हैं, क्योंकि विदिशा ही से ही सिंध नदी निकलती है। जबकि सिंध नदी भले ही विदिशा से निकलती है, किंतु सर्वाधिक जो नदी प्रवाहित होती है विदिशा में, वह है आपकी बेतवा नदी। तो इस तरीके से रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है आपकी बेतवा नदी और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। अभी नदी जोड़ो परियोजना क्या होती है,
तो जो नदी जोड़ो परियोजना होती है, सामान्यतः कुछ नदियों को या दो नदियों को इसमें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि मान लीजिए एक नदी में जल की उपलब्धता कम हो जाती है तो दूसरी नदी द्वारा जल की उपलब्धता या जल की भरपाई उस नदी में करवा दी जाती है जिस नदी में जल की उपलब्धता कम है। तो इस तरीके से भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है आपकी केन और बेतवा। इन केन और बेतवा नदी को जोड़ा गया। इस तरीके से भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आती है आपकी बेतवा नदी। साथ ही साथ अगर हम बेतवा नदी की लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। साथ ही साथ अगर हम बेतवा नदी को देखें तो बेतवा नदी पर इसकी कुछ सहायक नदियां मिलती है, जैसे इसकी बीना एवं धसान इसकी कुल सहायक नदियां है। बीना एवं धसान इसकी सहायक नदी है। इस सहायक नदी में एक जो आपकी बीना नदी है, बीना नदी पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात आपका सागर जिले की सीमा पर बनता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेतवा नदी की जो सहायक नदी है बीना, उस बीना नदी पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है आपका भालकुंड जलप्रपात। तो इस तरीके से हम बेतवा नदी के उद्गम की बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम आपने देखा रायसेन के, जो आपकी रायसेन है, रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। रायसेन का जो है आपका कुमरा गांव, इस कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। यहीं पे है आपकी गोहरगंज तहसील। तो रायसेन के कुमरा गांव से आपकी निकलती है बेतवा नदी। समागम होता है हमीरपुर के निकट, तो हमीरपुर में इसका समागम होता है जो कि होता है यमुना नदी में। यमुना नदी में इसका समागम या वहां पर ये आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अन्य नाम हमने देखा बेतरावती। बेतरावती के बाद इसका जो अन्य नाम मिलता है, बेतवा का ही दूसरा नाम मिलता है हमें बेतरवती के नाम से भी इससे जाना जाता है। इस तरीके से इसका अन्य नाम में है आपका बेतरावती। लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साथ ही जलप्रपात की बात करें तो भालकुंड जलप्रपात आपने देखा, भालकुंड जलप्रपात जो कि बनता है आपकी बीना नदी पर, जो कि इसकी सहायक नदी है। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो 46,580 वर्ग किलोमीटर जो आपकी बेतवा नदी है, इस बेतवा नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वह आपका 46,580 वर्ग किलोमीटर। साथ ही फैक्ट में अगर हम देखें तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है प्रदूषण के आधार पर, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अगली नदी के अंतर्गत अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की अगली नदी है आपकी केन नदी। केन नदी की बात करें तो केन नदी निकलती है आपकी, आपने देखा था यहाँ पर थी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जिन्होंने पर्वत श्रेणियों वाला टॉपिक पढ़ रखा है उन्हें समझ में आ जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या थी। यहीं पे थी आपकी भांडेर श्रेणी। तो आप अगर आपने उस टॉपिक को नहीं देखा तो पहले उस टॉपिक को देख लीजिए, जिससे आपकी जो पर्वत श्रेणी है वो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर थी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर ही थी आपकी एक भांडेर श्रेणी, आपने देखा था यहाँ पर थी भांडेर श्रेणी। तो इस भांडेर श्रेणी से निकलती है आपकी केन नदी। अगर बात करें पर्टिकुलर किसी जिले की, किस जिले से निकलती है, तो कटनी जिले से निकलती है आपकी केन नदी। कटनी जिले से केन नदी निकलती है और कटनी जिले से निकलने के पश्चात यहाँ पर घने जंगल है, इन जंगलों में प्रवाहित होती है, इन जंगलों में बहती है और जंगलों में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में जाकर यहाँ पर है एक आपका चिला गांव। इस चिला गांव में जाकर आपकी कटनी या केन नदी आपकी चिला गांव में उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। इस तरीके से केन नदी निकलती है आपकी कटनी से और चिला गांव में जाकर ये आपके यमुना में मिल जाती है। तो अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो उद्गम है आपका भांडेर श्रेणी से। भांडेर श्रेणी जो कि आप जानते ही हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की ही एक उपश्रेणी है। और अगर हम समागम की बात करें तो चिला गांव में इसका समागम होता है जो कि है आपका यूपी में। मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत अगली आपकी नदी है टोंस नदी। टोंस नदी आपने देखा था विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर आपने देखी भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी से निकलती है आपकी केन नदी। तो यहीं पे आपकी जो भांडेर श्रेणी के पूर्व में है आपने देखा था कैमूर श्रेणी, तो इस कैमूर श्रेणी से निकलती है आपकी टोंस नदी। टोंस नदी की बात करें, अगर जिले की बात करें किस जिले से टोंस नदी निकलती है, तो आपके सतना जिले से निकलती है आपकी टोंस नदी। साथ ही इस टोंस नदी को तमसा या ताउन नाम से भी जाना जाता है, अर्थात टोंस नदी को ही तमसा या ताउन भी कहा जाता है। और ये सतना जिले से निकलने के पश्चात उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप यहाँ पर है आपका सिरसा, सिरसा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं ये थी आपकी यमुना नदी, यहाँ से आती है आपकी यमुना नदी, ऊपर की ओर से आती है आपकी गंगा नदी। इस तरीके से गंगा नदी आपकी आती है और प्रयागराज में यहाँ पर आकर दोनों नदियां मिलती है, गंगा एवं यमुना का संगम होता है
और यहाँ के पश्चात एक ही नदी बनती है जिसका नाम हम जानते हैं गंगा नदी। तो इस तरीके से टोंस नदी आती है आपकी सतना से निकलती है, कैमूर श्रेणी से निकलने के पश्चात ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में गंगा के समीप, सॉरी आपके इलाहाबाद के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इस तरीके से अगर हम टोंस नदी के उद्गम की बात करें तो कैमूर श्रेणी से निकलती है, जो कि भाग है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी की उपश्रेणी है कैमूर श्रेणी। समागम होता है आपका गंगा नदी में इलाहाबाद के समीप सिरसा में, जो सिरसा नामक स्थान है। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश की विभिन्न नदियों के अंतर्गत देखी। हमने चंबल नदी, चंबल की सहायक नदी, केन नदी, टोंस नदी, बेतवा नदी। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके पश्चात जो भी नदियां बची उन नदियों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हमने देखा था मध्य प्रदेश की प्रथम या सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। तो हम अगली जो नदियां हैं उन नदियों के अंतर्गत नर्मदा नदी की जो भी सहायक नदियां थी, हमने देखा था 41 उसकी सहायक नदियां थी। उन सहायक नदियों में से मुख्य ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में हमें देखना है। तो उन सहायक नदियों के बारे में हम अगले लेक्चर में